पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि इस बार सत्ता किसकी बनेगी, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या ये चेहरा पहले से तय होगा या फिर आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा पश्चिम बंगाल, क्या चेहरा पहले से तय या फिर सस्पेंस बरकरार, ये तमाम सवालों के बीच में सबसे अहम कि क्या अमित शाह ने अपने बयान में इस सवाल की तरफ इशारा दे दिया है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से, जहां अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। और ये सिर्फ एक घोषणा पत्र नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था, सीधा, स्पष्ट और आक्रामक। शाह ने मंच से दो बड़ी बातें कही। पहली, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू किया जाएगा। दूसरी और शायद ज्यादा चर्चा में रहने वाली बात, बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही होगा, ये कहा गया। यहीं से सियासी बहस तेज हो गई है, क्योंकि इस बयान के पीछे छुपा संकेत साफ माना जा रहा है। मंच पर अमित शाह के साथ दो चेहरे मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी और समीक भट्टाचार्य। जैसे ही शाह ने बंगाल का बेटा कहकर सीएम की बात की, चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या इन दोनों में से कोई एक अगला मुख्यमंत्री हो सकता है बंगाल का। अगर राजनीतिक गणित को समझे तो शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे आता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है बंगाली पहचान और जमीनी पकड़। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में हुआ था और वो लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा रहे। ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले शुभेंदु ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थामा और नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी को हरा करके बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। और यही वजह है कि उन्हें बीजेपी का सबसे मजबूत फेस माना जाता है। दूसरी तरफ समीक भट्टाचार्य, संगठन के लिहाज से मजबूत नेता। उनका आरएसएस बैकग्राउंड, पार्टी के साथ लंबा जुड़ाव और संगठनात्मक पकड़ उन्हें एक गंभीर दावेदार बनाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो चर्चा का विषय बन चुकी है। उनका जन्म असम में हुआ। ऐसे में बंगाली सीएम के नैरेटिव में वो थोड़ा पीछे नजर आते हैं। यहीं पर अमित शाह का बयान अहम हो जाता है। उन्होंने सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बंगाल का बेटा कहकर उन्होंने एक तरह के संकेत दे दिए हैं कि पार्टी इस बार लेकिन फेस पर दांव खेलेगी। ये बीजेपी की रणनीति में बड़ा बदलाव भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ज्यादा फोकस किया था। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने ये रणनीति क्यों अपनाई। उसका जवाब पश्चिम बंगाल की राजनीति में छुपा है। यहाँ बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा हमेशा से बड़ा रहा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार बीजेपी पर बाहरी पार्टी होने का आरोप लगाती रही। ऐसे में बंगाली सीएम का वादा करके बीजेपी इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रही है। घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने कई बड़े वादे किए। इसमें सबसे चर्चित है समान नागरिक संहिता लागू करना। अमित शाह ने साफ कहा कि यूसीसी कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं, बल्कि संविधान सभा की भावना है, जिसे तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दशकों तक लागू नहीं किया गया। इसके अलावा पार्टी ने हर महिला और बेरोजगार युवा को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया। राज्य कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग 45 दिनों के भीतर लागू करने की भी बात कही गई। इसके साथ ही बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा भी बनाया। शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के इस मुद्दे पर ढिलाई बरत रही है और बीजेपी सत्ता में आने पर इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कई कथित घोटाले जैसे कोयला तस्करी, मवेशी तस्करी, कैश फॉर जॉब का जिक्र करते हुए टीएमसी पर भी हमला बोला। अमित शाह के भाषण का एक और बड़ा हिस्सा था वंशवाद पर हमला। उन्होंने इशारों में कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जहां दीदी के बाद भतीजा मुख्यमंत्री बनेगा। ये सीधा हमला अभिषेक बनर्जी पर माना गया, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पार्टी में उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच चुनावी माहौल और गर्म हो गया। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी को प्रचंड समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में सक्रिय हैं। उन्होंने भी मुसलमानों के राजनीतिक सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने अपने भाषणों में आरोप लगाया कि दशकों से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि नेहरू के समय में हजारों मुसलमानों को नोटिस दिए गए थे, जिसमें सियासी बहस और तेज हो चुकी है। इस पूरे राजनीतिक माहौल में चुनाव आयोग की भूमिका भी अहम हो गई है। आयोग ने सरवना विवेक एमके को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हमेशा से संवेदनशील माने जाते हैं, इसीलिए सुरक्षा और निष्पक्षता बड़ा मुद्दा है। अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सीएम कौन। अगर बीजेपी जीती है तो क्या शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर पार्टी कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। बीजेपी की रणनीति को देखें तो पार्टी अक्सर आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलती। ऐसे में यह भी संभव है कि चुनाव जीतने के बाद ही विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाए। लेकिन फिलहाल जो संकेत हैं वो शुभेंदु अधिकारी की ओर इशारा करते हैं। उनकी जमीनी पकड़, बंगाली पहचान और ममता बनर्जी के खिलाफ सीधी लड़ाई
एक बार फिर मजबूत दावेदार उन्हें बना चुकी है। वहीं समित भट्टाचार्य संगठन के मजबूत नेता जरूर, लेकिन चेहरा बनने की दौड़ में थोड़े पीछे नजर आते हैं। देखिए, आखिर में कहना यह गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई है। एक तरफ ममता बनर्जी का बंगाल की बेटी वाला इमोशनल कनेक्शन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का बंगाल का बेटा वाला नया दाव। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, और शायद यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी भी है। चेहरा कौन होगा, ये सिर्फ बीजेपी तय नहीं करेगी, बल्कि बंगाल की जनता तय करेगी।